Hello guys, welcome to our channel The Night of Empire Part 2. Chapter 6 रहस्यमयी किताब और पहेलियां। आर्या अंबिका जी की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सच है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए। अंबिका जी ने जब आर्या के चेहरे के स्टेशन को देखा तो वह आर्या को देखने लगे और वह एक भारी आवाज में बोले, हमें पता है आर्या कि अब तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हें किसकी बात सुननी चाहिए, कौन सच बोल रहा है। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम हमारी बात सच मानो। बस तुम अपने दिल से फैसला करना, कुछ देखो समझो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने सब कुछ सच है तो तुम सच पर भरोसा करना। बस हम तुमसे एक ही बात कहना चाहेंगे, तब तक किसी ऐसे पर भरोसा मत करना जो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए, जैसे कि शिवराज जी। तभी आर्या महारानी अंबिका को देखते हुए पूछने लगी, आपने हमें हमारी माँ के बारे में बता दिया पर आपने हमें हमारे बाबा के बारे में नहीं बताया। कौन है वह भी बता दीजिए। महारानी अंबिका वहां से जाने लगे, लेकिन वह जाने से पहले आर्या को देखते हुए बोले, वही जिनकी बातों पर आपको भरोसा हो रहा है, जिन्होंने आपकी माँ को धोखा दिया, जिन्होंने अपने आप को स्वर्ण साम्राज्य का एक इम्मोर्टल बताया पर वह असलियत में कुछ और ही थे। शिवराज ही आपके पिता है जो अब आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे शक्ति को हासिल करने के लिए जो शक्ति आपके अंदर है। और सबसे बड़ी बात, आपके जरिए वह गोल्डन ड्रैगन को काबू करना चाहते हैं जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर उन्होंने गोल्डन ड्रैगन को काबू कर लिया तो फिर यह स्वर्ण साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अपनी बात खत्म करके महारानी अंबिका वहां से चली गई। इसके वहां से जाते ही आर्या अपनी मां की तस्वीरों को देखने लगी और देखने के बाद वह कमरे से बाहर निकाल कर चली आई। लेकिन आर्या को उम्मीद नहीं था कि महारानी अंबिका और आर्या की बातें राजकुमारी चित्रलेखा ने सुन लिया था, जो सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। लेकिन आर्या ने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह सिर्फ अपने कमरे में चली गई। अब उसे सच की तलाश थी और उसे सच वहीं पर मिल सकता था जहां सच को दफनाया गया था। बार बार उसके सपने में एक ही चीज आती थी और वह था गोल्डन ड्रैगन। एक बात तो वह समझ गई थी कि गोल्डन ड्रैगन के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, पर वह अब तक ये नहीं समझ पाई कि गोल्डन ड्रैगन उसे क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि जब जब गोल्डन ड्रैगन आर्या के सपनों में आते थे, उसे वक्त गोल्डन ड्रैगन आर्या को किसी बड़े मुसीबत के बारे में बताते थे, पर हमेशा आर्या डर के मारे नींद से उठ जाती थी, जिस वजह से वह सपना पूरा नहीं होता था। आर्या आज भी चंद की रोशनी में बैठी हुई थी, लेकिन आज आर्या को महारानी अंबिका देख रही थी। तभी महारानी अंबिका के पास उनका पालतू जानवर आया और वह बोला, महारानी हमें लगता है कि आपको राजकुमारी को उनके सवालों का जवाब दे देना चाहिए। आज पहली बार हमने उन्हें इतना परेशान देखा है। महारानी अंबिका ने अपने पालतू जानवर की तरफ देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि वह खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढे, क्योंकि यही जवाब उन्हें जिंदगी का असली मतलब सिखाएगा। और तभी तो इस साम्राज्य की अगली महारानी बन पाएगी। महारानी अंबिका का जवाब सुनकर उनका पालतू जानवर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं कि महारानी अंबिका के दिमाग में पहले से ही अगली महारानी तैयार बैठी होगी। वही आर्या खामोशी से अभी भी चांद की रोशनी के नीचे ही बैठी हुई थी। तभी वहां पर राजकुमार अनिरुद्ध आया और आर्या को ऐसे खामोश बैठे हुए थे। वह पूछने लगा, हर किसी की जिंदगी में तूफान लाने वाली राजकुमारी आज इतनी ज्यादा गुमसुम बैठी हुई है, लगता है राजकुमारी के जिंदगी में कुछ तो हुआ है जिसने राजकुमारी को खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। आर्या अनिरुद्ध की बात सुनते ही अनिरुद्ध को देखने लगी, जिसके बाद वह अनिरुद्ध के सामने जाकर खड़ी हुई और वह बोली, ये हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, हमारी जिंदगी के ऊपर बोलने वाले आप कोई नहीं होते। राजकुमार अनिरुद्ध आर्या के ऐसे जवाब को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्होंने दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि तब तक वहां पर राजकुमारी चित्रलेखा चुकी थी और आते ही वह आर्या को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। लेकिन राजकुमारी चित्रलेखा कुछ बोलती इससे पहले ही आर्या वहां से चली गई। आर्या के वहां से जाने के बाद राजकुमारी चित्रलेखा राजकुमार अनिरुद्ध के तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरह अग्नि साम्राज्य में सम्राट कुछ सोच रहे थे, तभी वहां पर सम्राट के सेनापति उग्रवीर पहुंचे और वह सम्राट से बोले, सम्राट हमने पता कर लिया है, राजकुमार आर्यमन के ऊपर हमला करने वाला कोई और है। उनका स्वर्ण साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। सेनापति उग्रवीर का जवाब सुनने के बाद सम्राट एक गहरी सांस लेते हुए बोले, वह तो हम भी जानते हैं कि स्वर्ण साम्राज्य का इन सब में कोई लेना देना नहीं है, पर हम कुछ और सोच रहे हैं।
सेनापति उग्रवीर कुछ सोचते हुए बोला, फिर आप क्या सोच रहे हैं सम्राट? आपको इस तरह से सोता हुआ देख हमें बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। सम्राट मृत्युंजय कुछ सोचते हुए बोला, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने पहले भी राजकुमारी आर्या को कहीं पर देखा है। राजकुमारी आर्या के हमारे पास होने से हमें एक अजीब सा एहसास होने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि वह एहसास क्या है, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमने राजकुमारी आर्या को पहले कहीं तो देखा है। सम्राट की बात सुनने के बाद सेनापति उग्रवीर राजकुमारी आर्या के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करने वालों पर राजकुमारी आर्या के बारे में उन्हें उतना ही पता चला जितना बाकी सबको पता था। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। राजकुमारी आर्या को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। राजकुमारी आर्या बस अपने सवालों का जवाब ढूंढते रही, पर उन्हें एक भी जवाब नहीं मिला। आज मणिकर्णिका के होने वाले पति राजमहल आए हुए थे। वह लोग शादी के बारे में बात करने के लिए आए थे। मणिकर्णिका के होने वाले पति चाहते थे कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। वही महारानी अंबिका भी शादी के लिए मान चुके थे। मणिकर्णिका के होने वाले पति का नाम सक्षम थे। वह एक दूसरी साम्राज्य के सम्राट थे। जब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे तभी उनकी नजरें राजकुमारी आर्या के ऊपर गए, जो काफी गुमसुम बैठी हुई थी। सम्राट सक्षम की पहली पसंद राजकुमारी आर्या ही थी, पर जब शादी के बारे में बात करने के लिए सम्राट सक्षम के परिवार आए तब उन्हें पता चला कि राजकुमारी आर्या महल में नहीं है। इसी वजह से वह राजकुमारी आर्या के बारे में बात नहीं कर पाए और शादी राजकुमारी मणिकर्णिका के साथ तय हो गई। जब राजकुमारी मणिकर्णिका ने सम्राट सक्षम की नजरों को देखा तो वह अचानक आर्या की तरफ देखते हुए बोले, राजकुमारी आर्या, लगता है आप यहाँ पर रहकर भी नहीं है। अगर आप यहाँ से जाना चाहती है तो आप जा सकती है। राजकुमारी मणिकर्णिका की बात सुनते ही राजकुमारी आर्या तुरंत उठी और वहां से बिना कुछ कहे ही चली गई। राजकुमारी आर्या अपने कमरे में जाने की वजह महल के दूसरे तरफ चली गई, जहां पर हर किसी को जाना माना था, पर राजकुमारी आर्या तो बेसुध होकर वही जा रही थी जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। अचानक राजकुमारी आर्या को एहसास हुआ कि वह महल के उसे जगह पर आई है जहां पर हमेशा उसे जाने के लिए मना किया जाता था। राजकुमारी आर्या एक कमरे के अंदर थी, जो कमरा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन कैमरे के अंदर की चीज बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी। ये देखकर राजकुमारी आर्या कुछ सोचते हुए वहां से बाहर निकाल कर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक एक जोर का हवा आया और ऊपर से कोई चीज नीचे गिर गई, जिसकी आवाज सुनते ही राजकुमारी आर्या पीछे मुड़कर देखने लगी। नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद राजकुमारी आर्या बॉक्स को उठाकर एक कुर्सी पर बैठ गए और बैठने के बाद वह बॉक्स को खोलने लगी। बॉक्स के अंदर एक किताब रखी हुई थी। किताब को देखकर राजकुमारी आर्या किताब को ही बस देखने लगी, क्योंकि राजकुमारी आर्या को किताब का नाम बहुत ही अजीब लगा। फिर वह किताब का नाम पढ़ने लगी, द नाइट ऑफ एम्पायर। इतना बोलकर वह किताब को खोलने लगी। किताब के पहले पन्ने पर दो तलवार के बारे में लिखा हुआ था, जिनमें से पहले तलवार का नाम था द ब्लैक स्वॉर्ड और दूसरी तलवार का नाम था द गोल्डन स्वॉर्ड। दोनों तलवार का चित्र भी किताब पर बना हुआ था। एक तलवार जो देखने में बिल्कुल उसी तलवार की तरह लग रहा था जो तलवार राजकुमारी आर्या के अंदर था। जैसे ही राजकुमारी आर्या ने तलवार पर हाथ रख, वैसे ही तलवार अचानक चमकने लगा और राजकुमारी आर्या के हाथ पर खुद ब खुद ही वह तलवार आ गए और वह तलवार को बहुत ही ध्यान से देखने लगी, जिसके बाद राजकुमारी आर्या ने तलवार को फिर अपने अंदर छुपा लिया। फिर राजकुमारी आर्या ने देखा कि दोनों तलवार के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिसे वह पढ़ने की कोशिश करने लगी। द गोल्डन स्वॉर्ड, इस दुनिया की उन अनोखी ताकत में से एक जिन ताकतों को हासिल करना हर किसी का सपना था। द गोल्डन स्वॉर्ड की ताकत बहुत ही ज्यादा अनोखी थी। जिसे ये ताकत मिलती थी वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता था। इतना पढ़ने के बाद वह दूसरी तलवार के बारे में पढ़ने लगी, द ब्लैक स्वॉर्ड, एक ऐसी तलवार जो बिल्कुल गोल्डन स्वॉर्ड की तरह ही ताकत रखती थी। ब्लैक स्वॉर्ड जिसके पास होता है उसके पास भी असीम शक्तियां होती है और वह ब्लैक ड्रैगन की ताकत को काबू कर सकता है। किताब के पहले पन्ने में इतना ही लिखा हुआ था। वह आगे किताब का पन्ना पलट पाती, उसे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई आया है। इस बात का एहसास होते ही आर्या ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वह अचानक की अदृश्य हो गई, जिस वजह से उसे अब कोई देख नहीं सकता था। तभी वहां पर शिवराज जी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ पर कुछ तलाश करने के लिए आए हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से वह अचानक वहां से गायब हो गए और वहां से चले गए। शिवराज जी के वहां से जाते हैं
आर्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने कमरे में आ गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद वह किताब को देखने लगी। आर्या जानती थी कि इस वक्त किताब को पढ़ना सही नहीं होगा, इसलिए उसने किताब को बंद कर दिया और ऐसी जगह छुपा लिया इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं रख सकती थी। फिर आर्या राजमहल से बाहर निकाल कर गई। वह प्रजा के लोगों के बीच में थी। राजकुमारी आर्या को बहुत कम लोग ही पहचानते थे, जिस वजह से उसे लोगों के बीच में जाने से ज्यादा खतरा नहीं था। आर्या अपने साथ वायु को भी लेकर आई थी। वायु आर्या को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्या के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी अचानक वहां पर आर्यमन सामने आ गया, जिसे देखते ही आर्या डर के मारे नीचे जमीन पर गिर गई। और आर्या को देखकर आर्यमन मुस्कुराते हुए बोला, इतनी शक्ति होने के बाद भी राजकुमारी आर्या अभी डरती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि राजकुमारी आर्या इतनी ज्यादा डरपोक हो सकती है। आर्यमन को अपने सामने देख आर्या तिरछी निगाहों से आर्यमन को देखते हुए बोली, जब कोई भी ऐसे अचानक सामने आए तो हिम्मत वाला इंसान भी डर के मारे ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इतना कहकर आर्या जमीन पर से उठ गई और वह आर्यमन को देखने लगी। और देखने के बाद वह आर्यमन से पूछने लगी, वैसे राजकुमार आर्यमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आर्यमन ने आर्या को देखते हुए कहा, हम तो बस यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि हमने आपको परेशान देखा, सोचा आपसे बात कर लेते हैं, शायद हम आपकी मदद कर पाए। आर्या आर्यमन को देखने लगी, फिर वह एक भारी आवाज में बोली, मदद? शायद हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि जितना पहेली को सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही पहेलियां मैं उलझा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या है कौन है, बस इतना पता है हर एक पहेली को सुलझाना है। आर्यमान राजकुमारी आर्या को देखते हुए बोला, सब ठीक है ना राजकुमारी, अगर कोई मुसीबत है या कोई बात है तो हमसे आप कह सकती है, शायद हम आपकी मदद कर दे। राजकुमारी आर्या एक गहरी सांस लेकर एक जगह पर बैठ गई जो बहुत ही ज्यादा शांत थे। वही राजकुमार आर्यमन भी बैठ गया। तभी राजकुमारी आर्या को ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में याद आया और वह राजकुमार आर्यमन से ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में पूछने की कोशिश करते हुए बोली, राजकुमार आर्यमन, क्या आप मुझे द ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में कुछ बता सकते हैं? द ब्लैक स्वॉर्ड का नाम सुनते ही आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए, जिसे देखकर आर्या समझ गई कि आर्यमन द ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। इसीलिए वह सवाल या नजरों से आर्यमन को ही देखे जा रही थी, जिसे देखकर आर्यमन ने कहा, द ब्लैक स्वॉर्ड, मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तलवार है, हमारी सोच से बहुत ज्यादा शक्तिशाली। मैंने एक बार सम्राट और हमारी माँ को बात करते हुए सुना था कि द ब्लैक स्वॉर्ड हमारे भाई यानी सम्राट मृत्युंजय के अंदर है। उन्हें ब्लैक स्वॉर्ड तब मिला जब वह 18 साल के थे। और हमने ये भी कहते हुए सुना है कि कभी भी थे ब्लैक स्वॉर्ड और द गोल्डन स्वॉर्ड आमने सामने नहीं आने चाहिए, और जिस दिन ऐसा हुआ उसे दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी। आर्यमन इतना कहकर आर्या के तरफ देखने लगा। तभी आर्या कुछ सोचते हुए बोली, मतलब द ब्लैक स्वॉर्ड सम्राट मृत्युंजय के अंदर है और द गोल्डन स्वॉर्ड हमारे अंदर। जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम दोनों को आमने सामने कभी युद्ध के मैदान में नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो ये दुनिया सच में तबाह हो जाएगी। चैप्टर 7 पहली परीक्षा और रहस्यमयी गुफा। आर्यमन ने जैसे ही आर्या की बातों को सुना वैसे ही वह आर्या को देखने लगे, और फिर वह आसपास के जगह को देखने लगा और वह धीरे से बोला, राजकुमारी आर्या, अच्छा होगा कि आप जिंदगी में दोबारा ये बात कभी ना बोले कि आपके अंदर द गोल्डन स्वॉर्ड की ताकत है, या पूरा का पूरा गोल्डन स्वॉर्ड ही आपका है। आर्या को आर्यमन की बातें समझ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से वह आर्यमन को देखने लगी। तभी आर्यमन ने फिर से कहा, वह इसलिए क्योंकि जो ताकत आपके अंदर है उसे पाने की ख्वाहिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं जैसे जो आपके अंदर है वह हर किसी का ख्वाब है। और अगर उन सबको पता चला कि उनका ख्वाब आपके अंदर है तो फिर वह आपको मारकर उसे ताकत को हासिल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप कभी यह बात ना बोले। आर्यमन की बातें समझ में आने की बात आर्या ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह खामोश होकर आर्यमन को देखने लगी। कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करने के बाद आर्या महल के तरफ वापस चली गई। महल के अंदर वापस जाने के बाद आर्या हैरान होकर सब लोगों को देखने लगी, क्योंकि महारानी बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी हुई थी और उनके आसपास साम्राज्य के मंत्री और साथ में बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे, और उनके साथ राजकुमारी मणिकर्णिका और राजकुमारी चित्रलेखा बैठी हुई थी। दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। जब सब लोगों ने आर्या को देखा तो सब लोग आर्या को देखने लगे। तभी राजकुमारी मणिकर्णिका ने कहा,
सच में रानी माँ, क्या आपने ये सोच कि राजकुमारी आर्या इस साम्राज्य को संभालने के काबिल है, वह इस साम्राज्य की अगली महारानी बनने के काबिल है? तभी राजकुमारी चित्रलेखा भी बोली, बिल्कुल रानी माँ, हम जीजी से सहमत है और हमें नहीं लगता कि राजकुमारी आर्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी। इस पूरे साम्राज्य का भविष्य आप एक ऐसे रानी के हाथों में देना चाहते हैं जिसके अंदर ना ही काबिलियत है और ना ही इतनी शक्ति कि वह इस साम्राज्य को संभाल पाए। आर्या ने जब दोनों राजकुमारी की बातों को सुना तो उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और जिसे समझ में आते ही आर्या महारानी अंबिका की तरफ देखने लगी। वही महारानी अंबिका भी आर्या को ही देखे जा रही थी। पर आर्या बिल्कुल खामोश थी। आर्या को ऐसे खामोश देखकर हर कोई हैरान था। हर किसी को लग रहा था जैसे यह वह आर्या है ही नहीं जी। आर्या को सब लोग पहले जानते थे, क्योंकि अब तक आर्या बहुत बड़ा हंगामा कर चुकी होती, क्योंकि पहले वाली आर्या को जिम्मेदारी, ताकत, इन सब का कोई मोह नहीं था। पर यह आर्या हर चीज को संभालना अच्छे से जानती थी। महारानी अंबिका, जो हर किसी की बातों से परेशान हो चुकी थी, वह अचानक बोली, ठीक है, आप सबको लग रहा है कि हम एक राजकुमारी के साथ सही कर रहे हैं और बाकी दोनों राजकुमारी के साथ गलत, तो फिर हम महारानी अंबिका यह फैसला करते हैं, 1 महीने बाद हम इस साम्राज्य की अगली महारानी घोषित करेंगे। सब लोग महारानी अंबिका की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि महारानी अंबिका करना क्या चाहती है। तभी महारानी अंबिका फिर से बोली, ना ही हम किसी के साथ गलत करेंगे और ना ही हम किसी के साथ सही। हम अगर कुछ करेंगे नहीं, बल्कि अब तीनों राजकुमारी की बुद्धि शक्ति हर तरह से परीक्षा लेंगे। जो भी राजकुमारी इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करेगी, वही राजकुमारी आगे जाकर इस साम्राज्य की अगली महारानी बनेगी। महारानी अंबिका का फैसला सुनते हैं हर कोई इस फैसले से सहमत हो चुके थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि तीनों राजकुमारी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। वहां पर राजकुमार अनिरुद्ध भी थे, जो तीनों राजकुमारी को देख रहे थे। तीनों राजकुमारी में से अगर कोई शांत था, वह आर्या थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर कोई भी आर्या के चेहरे के भाव को नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन उन सब में से कोई एक ऐसा था जो आर्या के चेहरे के भाव को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और उसके आंखों के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए जब उसने आर्या के चेहरे के भाव को देखा। फैसला सुनाने के बाद सब लोग वहां से जाने लगे। वही आर्या महारानी अंबिका के सामने जाकर बोली, हम कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहते हैं, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। महारानी अंबिका खड़ी हुई और वह आर्या को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए बोली, जरूर राजकुमारी, आपको जितना वक्त लेना है आप ले सकती है, पर हाँ, आपसे हर एक परीक्षा में आपको भाग लेना होगा। इसलिए आप तैयार हो जाए। अब आपकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय शुरू होगा, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आर्या बिना कुछ कहे ही अंबिका जी की बात सुनकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चित्रलेखा और राजकुमारी मणिकर्णिका दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर सम्राट सक्षम और राजकुमार अनिरुद्ध आए। और राजकुमार अनिरुद्ध आते ही सब लोगों की तरह देखकर बोले, एक बात अब तक हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया, महारानी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? राजकुमार अनिरुद्ध, इतना कहकर सब लोगों को देखने वालों पर हर किसी को राजकुमार अनिरुद्ध की बातों से कोई मतलब ही नहीं था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी आर्या अपने कमरे में जाकर बैठ गए और फिर वह एक जगह पर आराम से बैठ गए और बैठने के बाद दोबारा किताब को खोलने लगी। राजकुमारी ने किताब के आधे से ज्यादा पन्नों को पढ़ लिया था, पर अब तक उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। फिर अचानक कि उन्होंने एक पन्ने को पालता जिसके पीछे 2 ड्रैगन के चित्र बने हुए थे। उन दोनों ड्रैगन को देख आर्या कुछ सोचने लगी और फिर वह एक ड्रैगन को बहुत ही ध्यान से देखने लगी और फिर वह मन ही मन में बोली, ये तो वही ड्रैगन है जो बार बार हमारे सपने में आते हैं। इतना कहकर आर्या ड्रैगन के बारे में पढ़ने लगी जो नीचे लिखा हुआ था। ये है गोल्डन ड्रैगन, जिसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लग सकता। गोल्डन ड्रैगन को काबू करने की हिम्मत सिर्फ उसी में है जिसके पास गोल्डन स्वॉर्ड की ताकत है। गोल्डन ड्रैगन किसी का पल तो नहीं बनता, लेकिन हाँ, अगर गोल्डन ड्रैगन किसी की रक्षा करने के बारे में ठान लेता है तो वह हमेशा उसके आसपास ही रहेगा। इतना पढ़ने के बाद आर्या गोल्डन ड्रैगन को ध्यान से देखने लगी। फिर वह दोबारा गोल्डन ड्रैगन के बारे में पढ़ने लगी। कहते हैं गोल्डन ड्रैगन ज्वालामुखी पर्वत के एक गुफा के अंदर रहता है। वह तब बाहर निकलता है जब उसके बाहर निकलने का वक्त आता है। गोल्डन ड्रैगन तभी बाहर निकलता है जब उसे काबू करने वाला इस दुनिया में जन्म लेता है। 2000 साल पहले स्वर्ण साम्राज्य की पहली राजकुमारी जिसने गोल्डन ड्रैगन को काबू किया था। लेकिन अचानक एक दिन गोल्डन ड्रैगन गायब हो गया और उसे राजकुमारी की भी मौत हो गई। गोल्डन ड्रैगन के बारे में पढ़ने के बाद आर्या की नजरें ब्लैक ड्रैगन के ऊपर गई और वह ब्लैक ड्रैगन के बारे में पढ़ने लगी।
दोनों ड्रैगन के बारे में पढ़ने के बाद आर्या मन ही मन में बोली, यानी 2000 साल पहले गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन दोनों की ताकत का इस्तेमाल कोई और कर रहा था और 2000 साल बाद दोनों ब्लैक ड्रैगन की ताकत सम्राट मृत्युंजय के पास है। लेकिन अब तक गोल्डन ड्रैगन किसी के सामने नहीं आया, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन को तो मैं भी देखा है और उसकी ताकत को भी, पर गोल्डन ड्रैगन वह अब कहाँ होगा। आर्या खुद से ही बातें कर रही थी। आर्या किताब को फिर से देखने लगी, फिर किताब के कुछ पन्नों में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जिसे पढ़ने के बाद आर्या किताब को बंद करने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि बस आखिरी के 2 पन्ने ही बचे हुए हैं। इसलिए वह उन 2 पन्नों को भी पढ़ने के लिए किताब को वापस खोलने लगी। तभी अचानक उन 2 पन्नों में एक पन्ने में एक राजकुमार की तस्वीर और दूसरे पन्ने में एक राजकुमारी की तस्वीर देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि राजकुमार देखने में बिल्कुल सम्राट मृत्युंजय जैसा लग रहा था और राजकुमारी बिल्कुल आर्या जैसी दिख रही थी। ये देखने के बाद आर्या दोनों के बारे में पढ़ने लगी। राजकुमार के बारे में पढ़ने के बाद वह बहुत ही ज्यादा हैरान होकर और फिर वह राजकुमारी के बारे में पढ़ने लगी। आर्या ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरान हो गई कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों के नाम बिल्कुल सम्राट मृत्युंजय और आर्या से ही मिलते थे। ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट मृत्युंजय और आर्या उन 2 शूरवीरों का पुनर्जन्म है, जैसे वह दोनों दोबारा जन्म लेकर आए हैं इस दुनिया को बचाने के लिए। पूरी किताब को पढ़ने के बाद आर्या कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक आर्या ने बाहर आवाज सुनी, जो काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद आर्या बाहर निकाल कर गई तो महल में हंगामा मचा हुआ था, हर कोई इधर से उधर भाग रहा था। ये देखकर आर्या ने एक नौकरानी से पूछा, यहाँ पर हो क्या रहा है। नौकरानी ने राजकुमारी आर्या को जवाब देते हुए कहा, ज्वालामुखी पर्वत से अचानक ज्वालामुखी बाहर निकलने लगी और अगर ज्वालामुखी ऐसे ही बाहर निकलती रही तो फिर वह साम्राज्य में आ जाएंगे और पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। इतना कहकर नौकरानी वहां से भाग गई। आर्या फिर बाहर के तरफ दौड़ने लगी। ज्वालामुखी पर्वत साम्राज्य से काफी दूर था, लेकिन ज्वालामुखी फटने के बाद ज्वालामुखी चारों तरफ फैल रहा था। अगर ऐसे ही ज्वालामुखी हर पल फैला रहा तो फिर साम्राज्य तक पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वही राजकुमारी आर्या ने जब ज्वालामुखी पर्वत की हालत देखी तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी वहां पर महारानी अंबिका, दोनों राजकुमारी सम्राट सक्षम और राजकुमार अनिरुद्ध भी पहुंच गए। बाकी कुछ मंत्री लोग भी वहां पर पहुंच गए। महारानी अंबिका काफी शांत खड़ी थी, उनके दिमाग में शायद कुछ चल रहा था। तभी महारानी अंबिका ने तीनों राजकुमारी को देखते हुए कहा, प्रजा की उम्मीद अब आप तीनों राजकुमारियां हैं। महारानी अंबिका की बातों का मतलब किसी को समझ नहीं आया, जिस वजह से राजकुमारी चित्रलेखा ने पूछा, आप कहना क्या चाहती है रानी, मन साफ साफ बताए। तभी महारानी अंबिका ने कहा, तीनों राजकुमारी की पहली परीक्षा अब शुरू होती है। आप लोगों को इस ज्वालामुखी को साम्राज्य में फैलने से रोकना होगा, चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर प्रजा के लोगों को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अब इसकी जिम्मेदारी आप तीनों की है। महारानी अंबिका की बातों से बाकी सब लोग सहमत थे, लेकिन राजकुमारी मणिकर्णिका और राजकुमारी चित्रलेखा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। ये देखकर अचानक राजकुमारी आर्या ने पूछा, रानी माँ, क्या हम ज्वालामुखी पर्वत के पास जा सकते हैं, पर हाँ, हम ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत के पास जाने के बाद भी हमें कुछ ना हो। दोनों राजकुमारी आर्या को देखने लगे। तभी महारानी अंबिका ने कहा, लेकिन राजकुमारी आर्या, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तभी आर्या ने कहा कि रानी मन, हम जानते हैं, पर अगर समस्या को जड़ से खत्म करना है तो फिर हमें वहां जाना होगा जहां से यह समस्या शुरू हुई है। हम ऊपर से समस्या को खत्म नहीं कर सकते। आर्या की समझदारी को दे वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वह सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगी। वही महारानी अंबे कहानी आर्या को जाने की इजाजत दे दी। आर्या को वहां से जाता हुआ देखने के बाद भी राजकुमारी मणिकर्णिका और राजकुमारी चित्रलेखा ने एक बार भी आर्या के साथ जाने के बारे में नहीं कहा। ये देखकर सब लोग फिर से दोनों राजकुमारी के बारे में बात करने लगे। ये देखकर दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन दोनों अभी भी शांत खड़े हुए थे। आर्या वायु के ऊपर सवार होकर ज्वालामुखी पर्वत के तरफ निकल गई। ज्वालामुखी पर्वत के पास पहुंचाने के बाद आर्या ने देखा कि ज्वालामुखी पर्वत के अंदर कुछ ना कुछ तो है, जिस वजह से ज्वालामुखी पर्वत में इस तरह से हलचल हो रही है। तभी आर्या ने देखा कि दूसरी तरफ से सम्राट मृत्युंजय, आर्यमन और सेनापति उग्रवीर तीनों ही ज्वालामुखी पर्वत के पास आ रहे थे। ज्वालामुखी पर्वत जिस जगह पर थी उसे जगह से दोनों साम्राज्य को जोड़ा जा सकता था। ऐसा कह सकते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत दोनों साम्राज्यों के बीच में थी। जब आर्यमन ने आर्या को देखा तो वह पूछने लगा, राजकुमारी, आप यहाँ पर क्या कर रही है।
राजकुमारी आर्या ने जवाब देते हुए कहा, जो देखने के लिए आप आए हैं वही देखने के लिए हम भी आए हैं। तभी सेनापति उग्रवीर पर्वत को देखते हुए बोले, हमें लगता है पर्वत के अंदर कुछ हुआ है जिस वजह से यह ज्वालामुखी अचानक बाहर निकाल कर आया, इसलिए हमें पर्वत के अंदर जाकर देखना होगा कि ज्वालामुखी इस तरह से बाहर क्यों निकाल कर आया है। सम्राट मृत्युंजय सेनापति उग्रवीर की बातों से सहमत थे, इसलिए वह लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन तभी आर्या को अंदर जाने का रास्ता मिल गया और वह तीनों को रास्ते के तरफ दिखने लगी। फिर वह चारों ही एक साथ अंदर की तरफ जाने लगे। पर्वत के अंदर का नजारा देख हर कोई काफी ज्यादा हैरान था। ज्वालामुखी बाहर के तरफ निकल रहा था पर अंदर ज्वालामुखी का नाम और निशान भी नहीं था। ये देखकर राजकुमार आर्यमन हैरत से बोला, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बाहर ज्वालामुखी निकल रहा है पर अंदर ज्वालामुखी का एक कतरा भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चारों ही अंदर का नजारा देख हैरान थे, जिस वजह से चारों पूरे जगह को अच्छे से देखने लगी पर उसे जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें अजीब लगा। लेकिन तभी आर्या की नज़र गुफा के बीचों बीच गई जहां पर कुछ चमक रहा था। ये देखते ही आर्या गुफा के बीचों बीच जाने लगी। तभी उसने देखा कि गुफा के अंदर कहीं से रोशनी आ रही है। ये देखने के बाद वह बाकी तीनों से बोली, लगता है इस गुफा में सच में कुछ अजीब है। इस गुफा में कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है, या ये पूरा का पूरा गुफा ही रहस्य से भरा हुआ है। सेनापति उग्रवीर ने जब आर्या की बातों को सुना तो वह बोला, राजकुमारी आप हमें साफ शब्दों में समझ सकते हैं, या तो आपको रहस्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है या सच में ये गुफा रहस्यमय है। क्या गुफा का रहस्य चारों मिलकर सुलझा पाएंगे? कहाँ पर था गोल्डन ड्रैगन? क्या गोल्डन ड्रैगन के बाहर निकलने का वक्त आ चुका है? चैप्टर 8 भविष्यवाणी। सेनापति उग्रवीर की बात सुनते ही राजकुमार आर्यमन अपनी आंखें छोटी करके सेनापति उग्रवीर को देखते हुए बोले, सेनापति उग्रवीर राजकुमारी आर्या भी यही कह रही है कि यह गुफा रहस्यमय है, या तो इसके अंदर कुछ है या ये पूरा गुफा ही रहस्यमय है। जब सब लोग आर्यमन की बात सुन रहे थे तभी सब लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई, इस वजह से सब लोग शांत हो गए। तभी सम्राट मृत्युंजय ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा है, यानी कोई अपने मुंह से सांस ले रहा है या हवा निकल रहा है। तभी राजकुमारी आर्या बोली, यानी सांस छोड़ रहा है। सम्राट मृत्युंजय आर्या को देखते हुए बोले, मेरे कहने का शायद यही मतलब था, पर यहाँ आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो फिर यह सांस लेने और छोड़ने की आवाज कहाँ से आ रही? चारों ही एक साथ इधर उधर ढूंढने लगी, उन्हें कहीं से कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आ गया, जिसे देखते ही हर कोई एक दूसरे के तरफ देखने लगा, क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब चारों एक दूसरे को देख रहे थे तभी अचानक उसी आदमी ने चारों के ऊपर हमला कर दिया। अचानक हमला होने की वजह से चारों काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने भी आदमी के हमले को रोक दिया था। तभी सम्राट मृत्युंजय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वह आदमी जो हवा में खड़ा था वह अचानक जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे पर से मास्क उतर गया। जैसे ही सब लोगों ने उसके चेहरे को देखा हर कोई काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा था वह शिवराज जी थे। लेकिन तभी उग्रवीर ने कुछ नोटिस किया और अचानक बोले, हमारे सामने जो खड़ा है वह शिवराज जी नहीं है, वह कोई और है। कि चेहरा उनका है पर यह शिवराज जी नहीं है। उग्रवीर की बातों को सुनकर सब लोग शिवराज जी को देखने लगे, जो असलियत में शिवराज जी थे ही नहीं। ये देखने के बाद वह आदमी अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, पर किसी की आंखों में कोई डर नहीं था। तभी वह आदमी बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं शिवराज नहीं बल्कि मैं जयराज हूँ। शिवराज का भाई जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। आर्या जो जयराज को देख रही थी, अचानक जयराज आर्या को देखते हुए बोला, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए, जो शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप से मिली है। तभी जयराज फिर से हंसते हुए बोला, आज तक जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ मैंने किया, लेकिन उसकी सजा मिली शिवराज को। शिवराज ने अपनी बच्चे और बीवी दोनों को खो दिया, उसकी वजह सिर्फ मैं था। इतना कहकर जयराज फिर से जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी वहां पर शिवराज भी पहुंचा और उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जयराज के ऊपर किया, जिसे देख जयराज फिर से जमीन पर गिर गया। तभी शिवराज ने गुस्से में कहा, तुमने हमेशा गलती की और उसकी सजा मुझे मिली। सालों पहले तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, पर मैंने उसे बचा लिया, और जब तुम्हें पता चला कि मेरी बेटी वापस आ चुकी है इस दुनिया में, तो तुम वापस उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए आ गए।
मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़ी। इतना कहकर शिवराज जी जयराज के ऊपर हमला करने लगे। शिवराज जी जयराज के ऊपर भारी कर रहे थे। वही सब लोग ये सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक जयराज ने शिवराज जी के ऊपर हमला किया, जिस वजह से वह नीचे जमीन पर गिर गए और वह आर्या के सामने थे। तभी अचानक आर्या ने जयराज जी को छुआ, जिस वजह से आर्या को जयराज जी का पूरा अतीत नजर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या के पास अतीत देखने की ताकत आ गई हो। शिवराज जी के अतीत को देख आर्या की आंखों से आंसू बहने लगी और वह शिवराज जी को देखने लगी। उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी जयराज ने आर्या के ऊपर हमला किया और वह हमला शिवराज जी ने अपने ऊपर ले लिया, जिस वजह से शिवराज जी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। और तभी आर्या ने जोर से चिल्लाया, बाबा। शिवराज जी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन वह अभी भी जयराज के सामने डट कर खड़े हुए थे। शिवराज जी के सिर पर बस एक ही भूत सवार था कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना है। जब शिवराज जी को एहसास हुआ कि अब वह खुद को नहीं बचा पाएंगे, तो वह अचानक हवा में उड़ने लगे और वह अपने अंदर रहने वाले हर एक शक्ति को जागृत करने लगी। अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके उन्होंने आर्य के अंदर डाल दिया। आर्या को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। शिवराज जी ने अपनी पूरी शक्ति आर्या के अंदर डाल दिया था। अब आर्या के अंदर शिवराज जी की भी शक्तियां थी। तभी शिवराज जी नीचे आने लगे, जो गायब हो रहे थे। ये देखकर आर्या बहुत ही ज्यादा रोने लगी। तभी शिवराज जी आर्या के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, हमें माफ करें तो हमारी बच्ची, अब शायद हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, पर एक बात याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए और भी है, बस तुम्हें उनकी तलाश करनी होगी। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस लड़ाई में तुम्हें दूसरों के साथ साथ अपनों से भी लड़ना होगा, इसलिए खुद को कमजोर बनाने की कोशिश मत करना। अब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, ये बात याद रखना। आर्या शिवराज जी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी और वह अचानक रोते हुए बोली, बाबा आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, आप हमेशा धरती पर भी हमारे साथ खड़े रहे, पर हम आपको पहचान ही नहीं पाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दूसरों की बातों में आ गए, पर हमने आपकी असलियत देखने की कोशिश की नहीं की। हमें माफ कर दीजिए, आज हमारी बेवकूफ़ी की वजह से आपके साथ यह सब कुछ हुआ। आर्या इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। आर्या को ऐसे रोता हुआ देख सम्राट मृत्युंजय के दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा, पर वह दर्द को समझ नहीं पा रहे थे। तभी शिवराज जी ने कहा, हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हमारी राजकुमारी सही और गलत को पहचानने की ताकत रखेंगे। और अब हमें लगता है कि आपको सही और गलत में फर्क करना आ चुका है, और आप फिक्र ना करें, हमारी शक्तियां भी आपके पास है। बस एक बार याद रखेगा, जब भी आप कोई फैसला लेंगे तब आपको अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेना होगा, क्योंकि आपका एक गलत फैसला इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इतना कहने के बाद शिवराज जी ने अपनी आंखें बंद कर दी और वह धीरे धीरे हवा के साथ गायब हो गए। ये देखकर आर्या और भी ज्यादा रोने लगी। आर्या को ऐसे रोता हुआ देख जयराज आर्या के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन तभी सम्राट मृत्युंजय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वह जयराज को रोक देते हैं। ये देखकर जयराज वहां से भागने लगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सबसे कहा, अभी के लिए तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर हम लौटकर वापस जरूर आएंगे और इस लड़की के अंदर से वह सारी शक्तियां हम ले लेंगे। इतना कहकर जयराज वहां से गायब हो गया। वहीं आर्य वहीं पर बैठी हुई थी। उसकी हालत देखकर आर्यमन और उग्रवीर को भी तरस आ रहा था, पर फिलहाल वह लोग वहीं पर नहीं रह सकते थे। वायु जो बाहर का नजारा देख रहा था, वह अचानक अंदर आया और वह बोला, ज्वालामुखी का प्रभाव बाहर काम हो रहा है, शायद सब कुछ ठीक हो गया होगा। वायु के तरफ सब लोग देखने लगे। अभी उन सबको फिर से वही आवाज सुनाई दिया, जिस आवाज का वह लोग पीछा कर रहे थे। जिसे सुनने के बाद आर्यमन ने कहा, एक खतरा तो अभी के लिए टल चुका है, लेकिन अभी भी एक खतरा बाकी है, हमें उसे खतरे को भी जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आर्यमन के साथ बाकी सब लोग भी उसी जगह पर वापस जाने लगे। इस पर वायु उनके साथ थे। जब वायु ने अचानक इस आवाज को सुना तो उसे कुछ एहसास हुआ, जिसका एहसास होते ही वह बोला, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस आवाज का पीछा आप लोग कर रहे हैं वह कोई खतरा है। वायु की बात सुनते ही सब लोग वायु को देखने लगे। तभी सब लोग अचानक एक झरने के पास पहुंचे, जहां पर एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा था। तालाब को देखने के बाद सब लोग एक दूसरे को फिर से देखने लगे, क्योंकि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा था।
तभी अचानक तालाब के पानी में कुछ हलचल होने लगी और अचानक ही उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आया, जिसे देखते ही आर्या ने कहा, ये तो वही गोल्डन ड्रैगन है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी तस्वीर हमने रहस्यमयी किताब में देखी थी। और किताब में भी यही लिखा हुआ था कि यह ड्रैगन यहीं पर है, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि यह ड्रैगन ऐसे हमारे सामने आएगा, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने इस ड्रैगन को नहीं देखा। आर्या की बात सुनते ही सब लोग आर्या की तरफ देखने लगे। आर्या को जब एहसास हुआ कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, तो वह सब लोगों को मासूमियत से देखने लगी, जिसे देखकर उग्रवीर ने कहा, यह मासूम सा चेहरा किसी और को दिखाना, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें इस ड्रैगन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। तभी अचानक वह ड्रैगन बोली, आय राजकुमारी आर्या, आप ही का इंतजार था मुझे, 2000 सालों से आप ही के दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहा था मैं। ड्रैगन को अचानक बोलता हुआ सुन हर कोई पीछे चला गया, लेकिन वही सम्राट मृत्युंजय ड्रैगन को देख कुछ याद करने लगे। और तभी सम्राट मृत्युंजय के अंदर से एक रोशनी बाहर निकली और वह रोशनी जाकर एक बड़े से ब्लैक ड्रैगन में तब्दील हो गया, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन बोला, लगता है इस दुनिया में फिर से कोई खतरा आने वाला है, इसीलिए हम दोनों को दोबारा सबके सामने आना पड़ा। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनने के बाद सब लोग फिर से एक दूसरे को देखने लगी। वही ब्लैक ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन को देख काफी ज्यादा है इमोशनल हो चुकी थी। फिर दोनों ड्रैगन एक दूसरे को प्यार करने लगे। ये देखकर पांचों जो वहीं पर खड़े थे एक दूसरे को हैरानी से देखने लग। तभी आर्यमन ने कहा, अब समझ में आया, भाई के पास जो ड्रैगन था वह असलियत में था नहीं बल्कि थी, मतलब वह एक फीमेल ड्रैगन थी। आर्यमन की बात सुनने के बाद बाकी सब आर्यमन को देखने लगे। तभी जो ड्रैगन उनके सामने थे वह दोनों ड्रैगन एक सम्राट मृत्युंजय के सामने और दूसरा आर्या के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ड्रैगन को ऐसे अपने सामने देख सम्राट मृत्युंजय और आर्या दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। और फिर दोनों ड्रैगन सम्राट मृत्युंजय और राजकुमारी आर्या के सामने झुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ड्रैगन उन्हीं का सालों से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग गुफा से बाहर आ गए और फिर एक खुले मैदान में जाकर बैठ गए। तभी वायु ने कहा, हमें एक बात कहना है, ये दोनों ड्रैगन तो हमारे साथ आगे, पर इन्हें अगर लोगों ने ऐसे देखा तो सब लोग डर के मारे भाग जाएंगे। वायु की बात सुनकर सब लोग वायु को देखने लगे, जिसे देखकर वायु सब लोगों को देखने लगा। तभी आर्यमन ने कहा, ये बात तो हम भी जानते हैं वायु, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, एक सम्राट मृत्युंजय के साथ ही है और दूसरा तुम्हारी राजकुमारी के, तो दोनों सोचो इन्हें इस तरह से अपने साथ रखने वाले हो। सम्राट मृत्युंजय को इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके अंदर जो ब्लैक ड्रैगन था वह अचानक अपने असली रूप में आ जाएगा और वह अब बाहर ऐसे रहने वाला है। सम्राट मृत्युंजय भी काफी ज्यादा परेशान होने लगे। तभी अचानक आर्या ने दोनों ड्रैगन के तरह देखते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों सुनो, क्या तुम दोनों अपना रूप बदल सकते हो। दोनों ड्रैगन आर्या की बात सुनकर अचानक एक छोटे से पंछी में बदल गए। ये देखकर आर्या मुंह खोलकर दोनों को देखने लगी। तभी सम्राट मृत्युंजय के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और वह दोनों ड्रैगन से बोला, तुम दोनों ड्रैगन दो तलवार बन जाओ। दो ऐसे तलवार जब वक्त आने पर ड्रैगन बन जाए और बाकी समय एक तलवार बनकर रहे। दोनों ड्रैगन ने जब सुना तो दोनों ही एक एक तलवार बन गए। गोल्डन ड्रैगन एक गोल्डन स्वॉर्ड बन गया और ब्लैक ड्रैगन ब्लैक स्वॉर्ड। दोनों तलवार अपने अपने मालिक के हाथों में चले गए। दोनों तलवार को देखने के बाद सम्राट मृत्युंजय और आर्यत दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी उग्रवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन आप दोनों के पास तो पहले से ही गोल्डन स्वॉर्ड और ब्लैक स्वॉर्ड है, फिर इन दोनों ड्रैगन को स्वॉर्ड बनाने की क्या जरूरत थी। गोल्डन स्वॉर्ड का नाम सुनते ही उग्रवीर और सम्राट मृत्युंजय दोनों आर्यमन और आर्या की तरफ देखने लगे। तभी आर्या ने अपने अंदर से गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल, जिसे देखते ही सम्राट मृत्युंजय और उग्रवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। गोल्डन स्वॉर्ड के बाहर निकलते ही सम्राट मृत्युंजय के अंदर से ब्लैक स्वॉर्ड भी बाहर निकाला और दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलने लगे। ये देखकर वायु और आर्यमन दोनों ही जमीन पर बैठ गए, जिसे देखकर सम्राट मृत्युंजय और आर्या दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों के ही तलवार अब उनके अंदर चला गया। फिर दोनों अपने दोनों ड्रैगन को तलवार के रूप में लेकर काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने तलवार को अच्छे से अपने पास रख लिया। तभी सेनापति उग्रवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, सम्राट मेरा सोचना सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है जैसे राजकुमारी आर्या और सम्राट आपकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। आप दोनों को देखकर ना मुझे उसे भविष्यवाणी की याद आती है। जब जब ये दुनिया तबाही के मोड़ पर आएगी तब दो महान योद्धा इस दुनिया में आएंगे और वह इस दुनिया की रक्षा करेंगे।
आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ही वह महान योद्धा है जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उग्रवीर की बातों को सुनने के बाद आर्यमन ने कहा, भविष्यवाणी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें अपने अपने साम्राज्य जाना होगा, वहां पर पता करना होगा कि सब कुछ सही है या नहीं। क्या सच में सम्राट मृत्युंजय और राजकुमारी आर्या भविष्यवाणी के महायोद्धा थे? चैप्टर 9 नीलमणि और दूसरी परीक्षा। आर्यमन को सब लोग देखने लगे, फिर सब लोग वापस अपने अपने साम्राज्य के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी मणिकर्णिका और राजकुमारी चित्रलेखा जश्न मना रही थी। जब दोनों को ऐसे जश्न मनाते हुए सम्राट सक्षम और राजकुमार अनिरुद्ध ने देखा तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर सम्राट सक्षम ने पूछा, आप दोनों इस तरह से जश्न कैसे बना सकते हैं? आपके लोग इतने बड़े खतरे में हैं पर आपको जश्न मनाने की पड़ी हुई है। तभी राजकुमारी मणिकर्णिका खड़ी हुई और सम्राट सक्षम के सामने जाकर बोली, देखिए मेरे प्यारे सम्राट, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर राजकुमारी आर्या की मौत का मातम बना रहे हैं। तभी राजकुमार अनिरुद्ध बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमारी आर्या मर चुकी है? राजकुमारी चित्रलेखा खड़ी हुई और वह मुस्कुराते हुए बोली, आप जानते हैं ना, मेरे होने वाले प्यारे पतिदेव जी की राजकुमारी आर्या ज्वालामुखी पर्वत के पास गई है। और हर कोई जानता है कि कभी कोई वहां से जिंदा वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमारी मणिकर्णिका आगे बोली, राजकुमारी चित्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि राजकुमारी आर्या अब वापस कभी लौट नहीं वाली है। अब हम खुशी से मातम बना रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या करें? और आप दोनों को अगर राजकुमारी आर्या के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आप दोनों चाहिए जाकर उन्हें बचाए। दोनों राजकुमारी की बात सुन सम्राट और राजकुमार अनिरुद्ध के मुंह पर तो ताला ही लग चुका था। तभी उन चारों में अचानक प्रजा के लोगों की आवाज सुनी जो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। और वह सब लोग राजकुमारी आर्या का ही नाम ले रहे थे, जिसकी आवाज सुनने के बाद चारों ही नीचे जाने लगे तो उन्होंने देखा राजकुमारी आर्या सही सलामत वापस आ रही थी और सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया था। जिसे देखकर चारों एक दूसरे के तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी आर्य ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तभी राजकुमारी चित्रलेखा गुस्से में बोली, इसे तो जिंदा वापस ही नहीं लौट कर आना चाहिए था, लेकिन ये तो सही सलामत वापस लौट कर आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार और सम्राट दोनों राजकुमारी को देखने लगे। इसके बाद सम्राट ने ताना मारते हुए कहा, जिसे आज तक पूरी दुनिया नकारा, बेवकूफ और न जाने क्या क्या समझ रही थी, पर आज वही सबसे ज्यादा काम आ गई और जिन्हें काम का समझा था वह तो नकारा निकले। दोनों राजकुमारी सम्राट सक्षम को देखने लगी जो इविल स्माइल के साथ आगे बढ़कर चले गए। वहीं राजकुमार भी आगे चला गया। महारानी अंबिका जो राजकुमारी आर्या के वापस आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और वह सबके सामने ऐलान करने लगी कि राजकुमारी आर्या ने पहली परीक्षा पास कर लिया है। जिसे सुनते ही बाकी दोनों राजकुमारी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन राजकुमारी आर्या बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी, जिसे देखकर महारानी अंबिका राजकुमारी आर्या को अपने साथ खूबसूरत से फूलों के बगीचे पर ले जाने लगी। ये वह जगह था जिस जगह में हमेशा राजकुमारी आर्या रहना पसंद करती थी, पर आज अपने पसंदीदा जगह पर भी आने के बाद वह खुश नजर नहीं आ रही थी। तभी महारानी अंबिका ने पूछा, क्या हुआ राजकुमारी आर्या, जब से आप ज्वालामुखी पर्वत से आए हैं तब से बस उदास है क्या? कोई बात है? अगर कोई बात है तो आप हमें बताएं। तभी राजकुमारी आर्या की आंखों से आंसू निकलने लगी और वह महारानी अंबिका की तरफ देखकर बोली, रानी माँ, आपने कहा था कि हमारे बाबा गलत है। महारानी अंबिका ने कहा, हाँ वह गलत है, उन्हीं की वजह से आज हमारी बहन और आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर वह नहीं होते तो शायद सालों पहले इतना सब कुछ कभी नहीं होता। राजकुमारी आर्या ने भारी आवाज के साथ कहा, वह गलत नहीं है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, ना ही इस साम्राज्य के साथ और ना ही अपने साम्राज्य के साथ। गलत तो उनके साथ हुआ है। गलत उनके साथ हुआ है, उन्होंने अपनी बीवी, अपनी बेटी, सब कुछ खो दिया, बट उन्होंने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, ना धरती पर और ना ही यहाँ पर आने के बाद। महारानी अंबिका हैरत से राजकुमारी आर्या को देखने लगी, जिसे देखने के बाद वह बोली, राजकुमारी आर्या अब कहना क्या चाहती है? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज हमें अच्छे से समझाए। तभी राजकुमारी आर्या खड़ी हुई और वह दूसरी तरफ जाकर महारानी अंबिका को देखने लगी और फिर से भरी आवाज में बोली, सालों पहले इस साम्राज्य के साथ जो कुछ भी हुआ, हमारी माँ के साथ, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, वह सब कुछ हमारे बाबा ने नहीं बल्कि उनका जुड़वा भाई जयराज ने किया।
जयराज और हमारे बाबा दोनों दिखने में एक जैसे हैं, इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना कहकर आर्या बैठ गई और बैठने के बाद वह फिर से बोली, हमारे पापा को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की हमारी माँ को बचाने की, पर वह नहीं बचा पाए। फिर जब उन्हें पता चला कि हम जिंदा है और हमें धरती लोक पर भेज दिया तो वह वहां चले गए और हमारी हर किसी से हिफाजत की, इसलिए शायद इतने सालों तक इस साम्राज्य का कोई भी हम तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, और आज भी उन्होंने बाबा होने का फर्ज निभाया और हमारे खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हमें बचा लिया। महारानी अंबिका राजकुमारी आर्या की हर एक बात को सुन दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि शिवराज जी का कोई जुड़वा भाई भी हो सकता है। सारी बातें करने के बाद राजकुमारी आर्या अपने कमरे में गई और वहां आंखें बंद करके सोचने लगी। दूसरी तरफ सम्राट मृत्युंजय बार बार राजकुमारी आर्या के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहां पर राजकुमार आर्यमन आया। सम्राट मृत्युंजय को ऐसे उदास थे। आर्यमन बोला, क्या हो गया है भाई? जब से आप ज्वालामुखी पर्वत से वापस आए हैं तब से आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आर्यमन के सवाल को सुनते ही सम्राट मृत्युंजय ने कहा, परेशान तो मैं हूं, लेकिन मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। राजकुमारी आर्या नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं, अगर राजकुमारी आर्या और मेरी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो फिर राजकुमारी आर्या जब भी खतरे में आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। आर्यमन कंफ्यूज होकर बोला, तो मैं परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है कि आपको राजकुमारी आर्या के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। सम्राट मृत्युंजय आर्यमन को देखने लगे, फिर वह वहां से चले गए। रात का वक्त, राजकुमारी आर्या फिर से चांद की रोशनी में बैठी हुई थी। इस बार राजकुमारी आर्या के साथ वायु भी बैठा हुआ था। तभी अचानक दोनों ने कुछ आवाज सुनी। जी आवाज को सुनने के बाद वह तुरंत ही आवाज का पीछा करने लगे। तभी दोनों ने देखा, एक दीवार से बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहनकर लोग महल के अंदर आ रहे थे, जिसे देखते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ही उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। आर्या ने अपनी तलवार निकाल लिया था और वह उनके साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन वह अचानक हैरान हो गई, क्योंकि वह लोग महल में आए जरूर थे, लेकिन किसी और दिशा में ही चले गए। जब आर्या ने देखा कि वह लोग जिस दिशा में जा रहे हैं तो उसे एहसास हुआ कि जिस दिशा में वह लोग जा रहे थे वहां पर सम्राट सक्षम का कमरा था, जो कुछ दिन यहीं पर रहने वाले थे। ये देखते ही आर्या और वायु दूसरी तरफ से जाने लगे। सम्राट सक्षम के कमरे के अंदर जाते ही आर्या सम्राट सक्षम को देखने लगे। जब सम्राट सक्षम को एहसास हुआ कि कमरे के अंदर कोई आया है तो अचानक अपनी तलवार से आर्या और वायु पर हमला करने वालों पर वायु और आर्या बच गए। सम्राट सक्षम ने जब उन दोनों को अपने कमरे में देखा तो वह हैरान होकर पूछने लगा, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी ना जाने आप दोनों के साथ क्या हो जाता। तभी आर्या ने कहा, सम्राट, हमारे पास समझने के लिए कोई वक्त नहीं है। हम बस इतना कह सकते हैं कि कोई है जो आप पर हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। राजकुमारी आर्या की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी सम्राट को एहसास हो गया कि बाहर कुछ लोग आए हैं और उनके हाथों में हथियार भी है। इस बात का एहसास होते ही वह वायु और राजकुमारी आर्या को देखने लगे। तभी राजकुमारी आर्या के दिमाग में एक आइडिया आया, और वह सम्राट सक्षम जिस बिस्तर पर सो रहे थे उसे बिस्तर पर तकिए से ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वहां पर सम्राट सक्षम सो रहे हैं। इसे देखकर सम्राट सक्षम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और फिर वह तीनों अच्छे से छुप गए। तभी वहां पर कुछ लोग आए और सम्राट सक्षम समझकर तकिया पर ही हमला करने लगे। ये देखने के बाद सम्राट सक्षम और आर्या दोनों उन लोगों पर हमला करने लगे। सम्राट सक्षम और आर्या उन सब पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सम्राट सक्षम को घायल कर दिया। इस लड़ाई के बारे में बाकी सबको भी पता चल चुका था। जब सब लोग वहां पर आए तो तब उन्होंने देखा कि आर्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। आर्या को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हुआ देख हर कोई हैरान था, क्योंकि आर्या की शक्ति काफी ज्यादा थी। आर्या ने अपने पापा के दिए हुए शक्तियों का इस्तेमाल किया था और जितने भी लोग वहां पर आए थे उन सबको खत्म कर दिया था, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी राजकुमारी मणिकर्णिका दौड़ते हुए आई और सम्राट सक्षम के लिए टेंशन दिखाते हुए बोली, सम्राट, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं? हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें पता होता कि ऐसे आप पर हमला होने वाला है तो फिर हम आपके कमरे के बाहर और ज्यादा सेना तैनात कर देते। सम्राट सक्षम राजकुमारी मणिकर्णिका को देखने लगे और फिर वह खुद ही उठकर अपने कमरे के तरफ जाने लगे। राजकुमार अनिरुद्ध विवाह पर पहुंच गया था। सम्राट को जहां जहां चोट लगी थी वहां पर उनका इलाज करवा दिया गया।
जैसे ही सुबह हुई वैसे ही राजकुमारी आर्या सम्राट सक्षम से मिलने के लिए आई और उनकी हालचाल पूछते हुए बोली, सम्राट हम उम्मीद करते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक है। सम्राट सक्षम ने जैसे ही राजकुमारी आर्या को देखा वह मुस्कुराहट के साथ बोले, बिल्कुल हमने खुद को अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर दिया है, वैसे आपका शुक्रिया, अगर कल आप नहीं होती तो शायद हम आज जिंदा भी नहीं होते। सम्राट सक्षम मुस्कुरा रहे थे तभी आर्या के दिमाग में एक सवाल आया और वह सम्राट सक्षम से पूछने लगे, वैसे क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि वह लोग कौन थे और ऐसे आप पर हमला क्यों कर रहे थे? सम्राट सक्षम ने कहा, हमें पता था कि आप ये सवाल जरूर करेगी, इसलिए हम इस सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार थे। हम पर हमला करने की वजह ये है। इतना कहते ही सम्राट सक्षम ने अपने हाथ में एक मणि को निकाला और राजकुमारी आर्या और वायु दोनों ही मणि को देखने लगे। वायु मणि को पहचान गए और वह बोला, ये तो नीलमणि है। वायु का जवाब सुन सम्राट सक्षम ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह नीलमणि है और यह हमारे वंशज की धरोहर है। ये नीलमणि जब हमारे वंशज में कोई सम्राट बनता है तो उसे दिया जाता है। इसकी ताकत काफी अनोखी है, इसे कोई ऐसा वैसा छू नहीं सकता, इसे सिर्फ हमारे वंशज के लोग ही छू सकते हैं। सम्राट सक्षम ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उससे पहले ही आर्या ने नीलमणि को अपने हाथ में ले लिया। ये देखकर सम्राट सक्षम काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि स्वर्ण साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो नीलमणि को हाथ लगा सकता था, लेकिन राजकुमारी आर्या को ऐसे हाथ लगाता हुआ देख सम्राट सक्षम हैरान भी थे और साथ में कुछ सोचने भी लगे। तभी सम्राट सक्षम ने कहा, राजकुमारी आर्या आपकी असली पहचान क्या है, क्योंकि इस नीलमणि को हमारे वंशज के अलावा और कोई नहीं छू सकता और जो भी छूने की कोशिश करता है वह भस्म हो जाता है। आप मुझे बताएं कि आपकी असली पहचान क्या है? सम्राट सक्षम हैरानी से राजकुमारी आर्या को ही देखे जा रहे थे। तभी राजकुमारी आर्या ने नीलमणि को सम्राट के हाथों में वापस दे दिया और वह बोली, आप क्या कह रहे हैं? हमारी कोई असली पहचान नहीं है, हम जो है वह आपके सामने ही है, और वैसे भी आपके वंशज के साथ हमारा क्या रिश्ता? आप तो फीनिक्स साम्राज्य से है और हमारा आपके साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। सम्राट सक्षम ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके अंदर फीनिक्स वंशज का खून ना हो, वह नीलमणि को नहीं छू सकते। आपका जरूर हमारे वंशज से ताल्लुक है। सम्राट सक्षम इतना कहकर कुछ सोचने लगे, लेकिन तभी राजकुमारी आर्या को वहां से जाना पड़ा, इस वजह से वह वहां से तुरंत चली गई। लेकिन तभी सम्राट सक्षम को कुछ याद आया और वह खुद से ही बोली, हमने कल इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया था? कल जो शक्तियां राजकुमारी आर्या इस्तेमाल कर रही थी वह शक्तियां तो सिर्फ फिनिक्स के पास ही होती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इस सच का पता लगाना ही होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद सम्राट सक्षम वहां से जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ महारानी अंबिका अपने सामने तीनों राजकुमारी को देख बोले, अब आप तीनों की दूसरी परीक्षा। इस परीक्षा में तीनों राजकुमारी को भाग लेना होगा। पहली परीक्षा सिर्फ एक ही राजकुमारी पास कर पाए। अगर इस बार तीनों राजकुमारी में से राजकुमारी आर्या परीक्षा पास कर लेती है तो वही इस साम्राज्य की महारानी बनेगी। अगर आप दोनों राजकुमारी भी इस परीक्षा में पास कर लेंगे तो ही आगे और परीक्षा लिया जाएगा, और यह सिर्फ हमारा रही सबका फैसला है। राजकुमारी मणिकर्णिका और राजकुमारी चित्रलेखा को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन वह दोनों बस गुस्सा कर सकती थी, बाकी वह दोनों कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों ने महारानी अंबिका को ठीक है कहा। इसके बाद महारानी अंबिका ने दूसरी परीक्षा के बारे में बताया, तो दूसरी परीक्षा में आप तीनों को प्रजा के बीच में जाना होगा, राजकुमारी बनकर नहीं बल्कि एक प्रजा बनकर, और आप लोगों को प्रजा की भावनाओं को समझना होगा। इसके बाद आप तीनों को प्रजा के लिए एक बेहतरीन फैसला लेना होगा, जिसका फैसला सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा वही परीक्षा में पास हो जाएंगे। राजकुमारी आर्या को इस परीक्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बाकी दोनों राजकुमारी को इस फैसले से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या राजकुमारी आर्या दूसरे परीक्षा में सफल हो पाएगी? क्या राजकुमारी आर्या का फीनिक्स वंशज से कोई रिश्ता था? चैप्टर 10 नई एंट्री, इंसानों का हाल। राजकुमारी मणिकर्णिका और राजकुमारी चित्रलेखा दोनों ही महारानी अंबिका के तरफ देखने लगी, जिसके बाद राजकुमारी मणिकर्णिका ने कहा, लेकिन रानी माँ, आपको तो अच्छे से पता है कि हम सबको पूरी प्रजा पहचानती है, तो फिर हम किस तरह से प्रजा के सामने जा सकते हैं और हमें वहां जाना ही क्यों है? महारानी अंबिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो आप तीनों की परीक्षा है। अब आप तीनों को सोचना है, क्या आप तीनों इस परीक्षा में किस तरह से सफलता हासिल करेंगे? महारानी की बात सुनने के बाद दोनों राजकुमारी के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, जिस वजह से दोनों ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में पर पटकते हुए वहां से चले गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद सम्राट सक्षम वहां पर आया और वह राजकुमारी आर्या से बोला,
राजकुमारी आर्या, हमें आपसे बात करनी है, क्या आप हमारे साथ कुछ वक्त के लिए चल सकती है? तभी राजकुमारी आर्या को कुछ आइडिया आया और वह बोली, रानी माँ, क्या हम अपने साथ किसी और को लेकर जा सकते हैं? महारानी अंबिका ने जवाब देते हुए कहा, जरूर राजकुमारी, इस परीक्षा को पास करने के लिए आप अपने साथ किसी को भी लेकर जा सकती है, पर ख्याल रहे आप जिसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे उनकी असलियत उजागर नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी आर्या मुस्कुराते हुए बोली, आप उसकी फिक्र ना करें रानी माँ, अब हम चलते हैं। इतना कहकर राजकुमारी आर्या सम्राट सक्षम को अपने साथ ले जाने लगी, जिसे देख सम्राट सक्षम को कुछ समझ नहीं आया तो वह राजकुमारी आर्या से पूछने लगे, आप क्या करना चाहती है राजकुमारी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी राजकुमारी आर्या बोली, सम्राट, आप बस वैसा कीजिए जैसा हम आपको करने के लिए कहते हैं, और रही बात करने की, तो फिर आपके पास हमसे बात करने के लिए पूरा दिन है, आपको जो भी बात करनी है आप हमसे कर सकते हैं और हम आपके हर एक सवाल का जवाब ही देंगे। सम्राट कंफ्यूज होकर देख रहे थे, जिसे देखकर राजकुमारी आर्या मुस्कुराकर बोली, फिक्र ना करें, हम आपको युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे, आप बस हमारे साथ चलिए। सम्राट ने बिना कोई सवाल पूछे राजकुमारी के साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया, जिसे देखकर राजकुमारी आर्या मुस्कुरा उठी। फिर राजकुमारी आर्या अपने साथ सम्राट सक्षम और वायु दोनों को ही अपने साथ लेकर जाने लगी। कुछ ही देर बाद तीनों प्रजा के बीच में थे, तीनों ही एक बाजार में थे। बाजार को देखने के बाद सम्राट सक्षम कुछ सोचते हुए बोला, ये तो वही बाजार है जहां पर कुछ गुंडों की तरह लोग रहते हैं जो मासूम लोगों से उनकी चीज छीनते हैं। सम्राट सक्षम की बात सुनकर राजकुमारी आर्या बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और वह हैरत से सम्राट सक्षम को देखने लगी। जिसे देखते ही सम्राट सक्षम ने कहा, जब हम यहाँ पर पहली बार आए थे तब उन लोगों ने हम पर भी हमला किया था, पर उन्हें पता नहीं था कि हम युद्ध में बहुत ही ज्यादा माहिर है। हमने उन सबको काफी अच्छे से सबक सिखाया था, पर बाद में हमें पता चला कि वह लोग फिर से वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, मासूमों के ऊपर अत्याचार। सम्राट सक्षम इतना कहकर सामने देखने लगे, लेकिन वही राजकुमारी आर्या के दिमाग में कुछ आ रहा था, फिर वह बिना कुछ कहे ही आगे बढ़कर जाने लगे। तीनों ही बाजार देख रहे थे। तभी सम्राट सक्षम ने जिस तरह से कहा था वैसे कुछ लोग बाजार में कुछ मासूम लोगों से पैसे और उनका सामान मांग रहे थे, और जो नहीं दे रहा था उन्हें काफी ज्यादा मर भी रहा था। ये देखने के बाद राजकुमारी आर्या को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि वह खामोशी से आगे बढ़कर जाने लगे। तभी दूसरी तरफ से एक लड़का और उसके साथ एक लड़की दोनों भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए थे, जिन्हें ध्यान से देखने पर समझ आया कि वह लोग स्वर्ण साम्राज्य के राजमहल की हिफाजत करने वाले सेना के कुछ लोग हैं जो लड़का और लड़की का पीछा कर रहे थे। तभी वह लड़की अचानक जमीन पर गिर गई और उसे पर राजमहल के सेना का एक आदमी हमला करने लगा, और वह भी तलवार के साथ, जिससे बचने के लिए उस लड़की के पास कोई रास्ता ही नहीं था। ये देखने के बाद राजकुमारी आर्या अपना तलवार निकाल उसे लड़की को बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन इससे पहले राजकुमारी आर्या लड़की की मदद कर पाती, वहां पर एक और लड़का आ गया जिसे लड़की को बचा लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। उन तीनों को राजकुमारी आर्या बहुत ही ध्यान से देखने लगी। राजकुमारी आर्या के दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में ना ही सम्राट सक्षम को पता था और ना ही वायु को। तभी राजकुमारी आर्या उन तीनों का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमारी आर्या ने देखा कि उन तीनों ने सिर्फ खाना चुराया था और वह खाना गरीब बच्चों के बीच बांट रहे थे। ये देखकर राजकुमारी आर्या और भी ज्यादा हैरान हो गए। तभी उन तीनों में से एक लड़के की नजर राजकुमारी आर्या, सम्राट सक्षम और वायु के ऊपर पड़ी, जिसे देखते ही वह बाकी दोनों को कुछ बताने लगे। तभी दूसरा लड़का उन तीनों के पास आया और बोला, क्या है तुम तीनों का हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, और अगर हमें तुम लोग चोर समझ रहे हो तो फिर हम चोर हैं, लेकिन हम चोरी सिर्फ इन भूखे बच्चों के लिए करते हैं। राजकुमारी आर्या ने तीनों से कहा, तुम तीनों चोरी करने से बेहतर कुछ और काम क्यों नहीं करते, कुछ और काम करने के बाद तुम दोनों इन बच्चों को खाना खरीद के दे सकते हो। तभी जो लड़की थी वह बोली, तुम्हें क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? हमने कोशिश की थी, पर हमें काम करके एक दिन में इतना खाना नहीं मिलता जितना खाना हमें चुराने के बाद मिलता है, और इन सब को देखो, ये बहुत सारे हैं। ये सब लोग भी काम करते हैं पर इन्हें दिन का सिर्फ 10 रुपए मिलता है, और यहाँ पर 10 रुपए में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी सम्राट बोला, यही बात तुम लोगों ने राजमहल में जाकर क्यों नहीं कही? क्या पता महारानी तुम लोगों की मदद कर देती। तभी दूसरा लड़का आकर बोला, समझदार तो काफी हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की? हमने कोशिश की, पर राजमहल के अंदर हम में से कोई नहीं जा पाया।
क्योंकि हम में से किसी को राजमहल जाने की इजाजत ही नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है इस साम्राज्य में प्रजा खुशी से जी रहे हैं? यहाँ से मजबूरी से हर कोई जी रहा है। इस साम्राज्य से तो बेहतर अग्नि साम्राज्य है, जहाँ पर लोग खाने के लिए तरसते तो नहीं है, पर यहाँ पर तो खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। और ताजमहल में एक बार कोई काम करने के लिए चला जाए तो फिर उसे उसका परिवार दोबारा कभी नहीं देख पाता। राजकुमारी आर्या हैरानी से तीनों को देखने लगी। तभी दूसरे लड़के ने कहा, लगता है तुम लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब इंसान हैं। यहाँ पर किसी के पास कोई शक्ति नहीं है, और अगर किसी के पास कोई शक्ति हो तो उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान के पास शक्ति होने का मतलब है कि बगावत। इसलिए शायद इंसानों को वह सुरक्षा नहीं मिल रहा जिस सुरक्षा की उम्मीद वह लोग की यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का राज चलता है जिसके पास शक्ति होता है, और जो इम्मोर्टल होते हैं। इंसानों का राज नहीं है यहाँ पर, इंसान कुछ बोल ही नहीं सकते। तीनों की बातें सुनने के बाद आर्या कुछ सोचने लगी और फिर वह तीनों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों के अंदर भी कोई शक्ति है। दोनों लड़के और लड़की एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों को इतनी जल्दी पहचान लिया गया। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, मेरा नाम ध्रुव है, यह मेरा दोस्त पृथ्वी है, और यह मेरी दोस्त वृंदा है। हम तीनों पूरी तरह से इम्मोर्टल तो नहीं है, पर हम पूरी तरह से इंसान भी नहीं है, और इसकी वजह हमारे माँ बाप है। मेरी माँ एक इम्मोर्टल थी, जिनकी शक्ति आप मेरे अंदर है। पृथ्वी के पिता एक इम्मोर्टल थे, और वृंदा की माँ। हमारे जन्म के बाद ही वह तीनों स्वर्ण साम्राज्य के इम्मोर्टल वर्ल्ड में वापस चले गए, और जो रह गया उन्होंने हमारी परवरिश की। ध्रुव की बात सुनने के बाद राजकुमारी आर्या ने कहा, तुम लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए क्यों नहीं करते? वृंदा ने बच्चों को वहां से भेजने के बाद राजकुमारी आर्या से कहा, हमने हमारी शक्तियों का भी इस्तेमाल की ही नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, क्योंकि अगर हमने इस्तेमाल की तो फिर हमें भी मार दिया जाएगा। तीनों की बातें सुनने के बाद राजकुमारी आर्या एक गहरी सांस लेने लगी, फिर वह वहां से जाने लगी। जाते हुए सक्षम ने कहा, इन तीनों की बातें सुनकर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इंसानों के साथ यहाँ पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लगता है स्वर्ण साम्राज्य में इंसान होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद हर जगह पर इंसान होना मुश्किल ही है। इतना कहकर सम्राट सक्षम राजकुमारी आर्या को देखने लगे। तभी राजकुमारी आर्या कुछ सोचते हुए बोली, सही कहा आपने सम्राट, यहाँ पर इंसान होना बहुत मुश्किल है, पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान ही राज करते हैं, और इंसानों की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। किसी के लिए अगर वह कागज है तो किसी के लिए बस का पावर है। पैसा ही उनकी ताकत है, और उनकी ताकत का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है। राजकुमारी आर्या इतना कहकर एक गहरी सांस लेने लगी। तभी वायु ने कहा, राजकुमारी आप जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वह दुनिया धरती है, हमें सही कहा। राजकुमारी आर्या ने अपने सर को हाँ में हिलाया, फिर सब लोग आगे बढ़कर जाने लगे। उन्होंने आगे जाकर बहुत सारी ऐसी चीज देखी जो शायद उन्होंने कभी आज तक देखी ही नहीं। तभी वह लोग एक झरने के पास पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े पत्थर थे। तीनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए तीनों वहां पर बैठ गए। तभी राजकुमारी आर्या ने सम्राट सक्षम से पूछा, आपको हमसे कुछ बात करनी थी। सम्राट कहिए, आपको हमसे क्या बात करनी है? सम्राट सक्षम ने कहा, हमें आपसे यह जानना था कि आपको फीनिक्स की पावर कहाँ से मिली। सम्राट सक्षम के सवाल को सुनने के बाद राजकुमारी आर्या सम्राट के तरफ देखने लगी, लेकिन वह कोई जवाब दे पाती इससे पहले ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां पर कोई तो है जो उन पर नजर रखे बैठा हुआ है। इसके बारे में तीनों को पहले से ही पता चल चुका था, लेकिन तभी कुछ लोग तलवार लेकर उन पर हमला करने लगे। वह सारे लोग काफी ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन तीनों का आखिरी दिन है। लेकिन तभी वहां पर ध्रुव, वृंदा और पृथ्वी पहुंच गए, और उन्होंने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगे। आज पहली बार था जब उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया था, जिसे देखकर राजकुमारी आर्या और बाकी सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, और वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन उन तीनों को नहीं पता कि उनको शक्तियां इस्तेमाल करते हुए किसी ने देख लिया था, और बहुत तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो गया। उन सब को करने के बाद ध्रुव ने कहा, ये सब लोग तो खत्म हो गए, अब ये लोग वापस कभी नहीं आएंगे। वैसे यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमला करते हैं। तभी राजकुमारी आर्या ने कुछ सोचा और तीनों की तरफ देखकर पूछने लगे,
लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर है? कहीं तुम तीनों ने हमारा पीछा तो नहीं किया? पृथ्वी ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, माफ कीजिए, हमें पता चला कि आप लोग यहाँ पर नए आए हैं, तो इसलिए हमने आपका पीछा करना सही समझा, और देखिए अच्छा हुआ ना हमने आपका पीछा किया और आप लोगों को इन सब से बचा भी लिया। ऐसे ही पूरे दिन सब लोग घूमते रहे और हर एक चीज देखते रहे। अपनी साम्राज्य के बारे में राजकुमारी आर्या को बहुत कुछ पता चला, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना सब कुछ पता चलेगा। फिर जैसे ही शाम हुई वैसे ही वायु राजकुमारी आर्या और सम्राट सक्षम तीनों ही महल के लिए निकल गए। महल पहुंचने के बाद राजकुमारी आर्या खामोश बैठी हुई थी। तभी वहां पर सम्राट सक्षम आए और उन्होंने राजकुमारी आर्या से कहा, वैसे आज सच में बहुत ज्यादा मजा आया, आज यहाँ पर बहुत कुछ पता चला, पर मेरे सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। राजकुमारी आर्या सम्राट सक्षम को देखने लगे। फिर वह मुस्कुराते हुए बोले, हम आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द देंगे, क्योंकि आपने जो सवाल हमसे पूछा है शायद हमें उस सवाल का जवाब पता ही नहीं, जब पता चलेगा तो हम आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। राजकुमारी आर्या और सम्राट सक्षम को बात करते हुए राजकुमारी मणिकर्णिका ने देख लिया था, और वहीं पर राजकुमारी चित्रलेखा भी मौजूद थे, जो राजकुमारी मणिकर्णिका के कान भरते हुए बोली, देखा जीजी, हमने आपसे पहले ही कहा था राजकुमारी आर्या जब तक यहाँ पर रहेगी तब तक आपको सम्राट सक्षम कभी नहीं मिलेंगे। वह दूसरी परीक्षा में पास हो इससे पहले ही आपको उसे इस साम्राज्य से गायब करना होगा। आपके पास बस थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए, वरना वक्त आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा। राजकुमारी मणिकर्णिका गुस्से में वहां से जाने लगी। जब राजकुमारी चित्रलेखा वहां से जा रही थी तो वह राजकुमारी आर्या और सम्राट सक्षम की तरफ देखकर एक इविल स्माइल करने लगी, और फिर वह राजकुमारी मणिकर्णिका के पीछे पीछे जाने लगी, जो कमरे में पहुंचने के बाद हर एक चीज को तोड़ रही थी, और फिर गुस्से में बोली, हमने सम्राट सक्षम को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, हम इतनी आसानी से राजकुमारी आर्या से नहीं हारेंगे। अच्छे से आज सुकून से सो लीजिए राजकुमारी आर्या, क्योंकि कल के बाद आपकी जिंदगी की बर्बादी शुरू। क्या करें कि राजकुमारी मणिकर्णिका? क्या सम्राट सक्षम को उनके सवालों का जवाब कभी मिलेगा?